नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 21 फरवरी को मना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे रखी गई थीम। बांग्लादेश ने पेश किया था विचार। डोनाल्ड ट्रंप ने किया नया दावा। यूएसएआईडी ने की भारत के चुनावों में $21 मिलियन की फंडिंग। कोल्ड वॉर के दौरान बनाई गई थी यूएसएआईडी। संविधान का अनुच्छेद 101(4) चर्चा में। जेल में अमृतपाल सिंह ने लगाई याचिका। सांसदों की संसद में अनुपस्थिति से संबंधित है अनुच्छेद 101(4). आइए शुरू करें। 21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिन की थीम सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे रखी गई। इस दिन को दुनिया भर की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन देने के लिहाज से मनाया जाता है। इस दिन को बांग्लादेश में भाषा आंदोलन के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल 21 फरवरी यानी 21 फरवरी के दिन ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने उर्दू के इम्पोजिशन के खिलाफ आंदोलन किया था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश सांस्कृतिक और नृजातीय तौर पर पश्चिमी पाकिस्तान से बेहद अलग था। पाकिस्तान की संविधान सभा में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले धीरेंद्र नाथ दत्त ने बांग्ला को संविधान सभा की एक भाषा के तौर पर दर्जा देने का प्रस्ताव रखा था। चूंकि सत्ता का केंद्र पश्चिमी पाकिस्तान ही था, तो 1952 में पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू ओनली की नीति के साथ कोई समझौता न करने की बात कही। इसके बाद 21 फरवरी को इसके विरोध में जोर शोर से विरोध प्रदर्शन किया गया। 1971 में बांग्लादेश के बनने में मातृभाषा के लिए लड़ी गई लड़ाई की अहम भूमिका थी। बांग्लादेश के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार पेश किया गया था। इसके बाद यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने नवंबर 1999 में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे 2002 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के जरिए मंजूरी दी। 2007 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के जरिए सदस्य देशों को दुनिया में प्रचलित सभी भाषाओं के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस घोषित किया गया, जिससे मल्टीलिंगुअलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म के माध्यम से विविधता में एकता को बढ़ावा दिया जा सके। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2021 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। पाकिस्तान की संविधान सभा में ये मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। इन दिनों संविधान का अनुच्छेद 101(4) चर्चा में है। दरअसल पंजाब में एक लोकसभा क्षेत्र है खडूर साहिब, जहां से सांसद हैं अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका के जरिए उन्होंने संसद के हालिया सत्र में भाग लेने की मांग की, जिससे सदन से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें अपनी सीट न गंवानी पड़े। अब सवाल है कि अमृतपाल सिंह को संसद जाने से कौन रोक रहा है? दरअसल अमृतपाल सिंह एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अप्रैल 2023 से डिब्रूगढ़ में डिटेन किए गए हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में जेल से ही हिस्सा लिया था। चुनावों में जेल से जीत तो गए, लेकिन संसद नहीं जा पा रहे। पीआरएस के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक उनकी अटेंडेंस महज 2% है। अब बात करते हैं संविधान के उस प्रावधान की जिसके डर के चलते सांसद अमृतपाल सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101(4) कहता है कि अगर संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों के लिए सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। हालांकि 60 दिनों में वो अवधि शामिल नहीं है जिसके दौरान सदन को 4 दिनों से ज्यादा के लिए लगातार स्थगित किया जाता है। इस तरह किसी सांसद की एब्सेंट की काउंटिंग संसद की वास्तविक बैठकों के आधार पर की जाती है। अब सवाल यह है कि इस प्रावधान के आधार पर कितने चांसेस हैं कि अमृतपाल सिंह को संसद में एब्सेंट रहने की वजह से अपनी सीट खोनी पड़े। देखिए, अनुच्छेद में लिखा गया है कि बिना परमिशन के अनुपस्थित रहने पर। तो एक तरीका यह है कि अमृतपाल सिंह कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सिटिंग्स ऑफ द हाउस को सूचित कर सकते हैं।
ये कमेटी उस सदन को सूचित करती है जिस सदन में व्यक्ति सांसद होता है। जानकार बताते हैं कि ऐसा कभी कभार ही होता है कि किसी की लीव एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। पहले भी कई सांसदों ने अपनी बीमारी या फिर किसी रिश्तेदार की बीमारी की वजह से और जेल में होने की वजह से ये याचिका दायर की है और उन्हें लीव ग्रांट की गई है। साथ ही मान लीजिए कोई सांसद 60 दिनों से ज्यादा एब्सेंट रहता है तो भी एकदम से सदस्यता नहीं जाती, बल्कि सीट को खाली घोषित किया जाता है। फिर इस मामले पर वोटिंग कराई जाती है। इस तरह इस बात के चांसेस कम ही हैं कि किसी सांसद को एब्सेंट रहने की वजह से अपनी सीट गंवानी पड़े। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत देश के उत्तर पूर्वी हिस्से की जैव विविधता को बायो इकोनॉमी में बदलने के मकसद से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी DBT के द्वारा लागू किया जा रहा है। प्रोग्राम का नाम है NER प्रोग्राम यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन प्रोग्राम। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र हिमालय में स्थित है, ये आपको पता है। जैव विविधता से संपन्न है। इन संसाधनों का उपयोग अर्थव्यवस्था में ग्रोथ लाने के मकसद से किया जा रहा है। एक तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन की नई इबारत लिखी जा रही है जिसके केंद्र में बायोटेक्नोलॉजी को रखा गया है। साल 2010 से DBT अपने सालाना बजट का 10% हिस्सा नॉर्थ ईस्ट को एलोकेट कर रहा है। NER प्रोग्राम में 2010 से लेकर 2014 तक नॉर्थ ईस्ट रीजन में आधारभूत संरचना के विकास पर काम किया गया है। 2015 से 2020 तक रिसर्च के लिए ग्रांट मुहैया कराई गई। वहीं 2021 से 2025 के दौरान लोकल साइंटिस्ट्स को इस क्षेत्र की स्थानीय चुनौतियों के लिए समाधान तैयार करने के मकसद से ट्रेन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत नॉर्थ ईस्ट रीजन में बायोटेक आधारित विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे उद्यमों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो बायो रिसोर्सेज पर आधारित हों। उदाहरण के लिए नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में कई तरह के मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, तो अरुणाचल में इन मेडिसिनल प्लांट्स पर आधारित मेडिसिन तैयार करने की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र के ह्यूमन रिसोर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है जिससे इन उद्योगों में लोकल्स के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो सके। इस कार्यक्रम के तहत ही चावल की एक किस्म पटकई तैयार की गई है जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट है। इसके अलावा मवेशियों में होने वाली बीमारी ब्रुसेलोसिस का पता लगाने के लिए एक टेस्ट भी तैयार किया गया है। USA में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद से लगातार खबरों में हैं, लेकिन उनकी हालिया खबर ने भारत के चुनावों को लेकर एक खुलासा किया है। अगर उनके दावों में 1% भी सच्चाई है तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए यह खबर बेहद चिंताजनक हो सकती है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने USA में काम करने वाली एक एजेंसी USAID की फंडिंग को फ्रीज कर दिया है। USAID यानी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को कोल्ड वॉर के वक्त पर तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने गठित किया था। USAID दूसरे देशों को विकास के लिए फंडिंग करती है। कुल मिलाकर इस एजेंसी का प्रयोग USA अपनी वैश्विक सत्ता को कायम रखने के लिए करता है। एजेंसी का मिशन है विदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना और एक स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व को आगे बढ़ाना। यह एजेंसी दुनिया भर के तकरीबन 100 देशों को फंडिंग करती है। भारत में इस एजेंसी के द्वारा कई डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स को फंड किया जाता है जिसमें हेल्थ से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। पिछले दशक में भारत को USAID से लगभग $1.5 बिलियन की फंडिंग मिली थी, लेकिन हालिया मामला डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की फंडिंग का है नहीं, बल्कि USA में नवगठित डिपार्टमेंट DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने दावा किया है कि भारत में $21 मिलियन की फंडिंग वोटर टर्नआउट के लिए की गई है। इस दावे को डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने स्पीच में दोहराया। डोज को लीड कर रहे हैं इलॉन मस्क,
इसका मकसद है प्रभावी शासन में आने वाली नौकरशाही की मुश्किलों को दूर करना। ये विभाग रेगुलेशंस को कम करेगा। इसके अलावा ये सरकार द्वारा होने वाले गैर ज़रूरी खर्च को भी कम करेगा। साथ ही फेडरल एजेंसीज को रेगुलेट करना भी इस डिपार्टमेंट का काम होगा। रिपोर्ट्स पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान भी आ गया है। बयान के मुताबिक ये रिपोर्ट्स बेहद परेशान करने वाली हैं और भारत के आंतरिक मामलों में संभावित विदेशी हस्तक्षेप का संकेत देती हैं। साथ ही बयान आया है कि संबंधित विभाग और एजेंसियों द्वारा आरोपों की जांच की जा रही है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ट्रांसक्रिप्शन। हस्तलेखन या टाइपिंग के जरिए शब्दों को कागज या स्क्रीन पर उतारने और उन शब्दों को समझने योग्य बनाने का काम प्रतिलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्राइबिंग और आउटपुट को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। केंद्र सरकार ने बेराइट्स, फेल्डस्पार, माइका और क्वार्ट्ज को माइनर मिनरल से हटाकर मेजर मिनरल की लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिसका मोटिव कोबाल्ट, लिथियम, टिन जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन को बढ़ावा देना है। ये खनिज नई प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में उपयोगी हैं। दरअसल पहले इनका स्टेटस माइनर खनिज होने की वजह से इनमें मौजूद बाकी महत्वपूर्ण खनिजों को न तो निकाला जाता था और न ही रिपोर्ट किया जाता था, क्योंकि इनका इस्तेमाल ज़्यादातर कांच उद्योग में किया जाता था। लेकिन अब प्रमुख खनिज बनने से इनका बेहतर खनन होगा और इनमें मिलने वाले कीमती खनिजों का भी खनन किया जा सकेगा। हालांकि राज्यों को मिलने वाले राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप यानी सोल कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। इसका मकसद लीडरशिप की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता प्रदान करना है। इस कॉन्क्लेव में राजनीति, खेल, कला, मीडिया, अध्यात्म, नीति निर्माण, व्यापार, सामाजिक क्षेत्रों के दिग्गज अपने अनुभव साझा करेंगे। सोल का एक कैंपस जल्द ही गुजरात की गिफ्ट सिटी के पास भी बनाया जाएगा। भारी विरोध के बावजूद भारतीय मूल के काश पटेल को अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI का नया डायरेक्टर बनाया गया है। अमेरिकी सीनेट ने 51-49 के बहुमत से इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। वे पेशे से वकील हैं और पूर्व ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर रह चुके हैं। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म में विशेषज्ञता हासिल है। हालांकि उनके कुछ फैसले विवादों से घिरे भी रहे हैं। FBI का पूरा नाम फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यह अमेरिका की प्रमुख संघीय जांच एजेंसी है। FBI के डायरेक्टर का कार्यकाल 10 साल का होता है ताकि वे राजनीतिक दबाव से बच सकें। भारत के दूरसंचार सचिव ने ब्रिटेन का दौरा किया। इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच टेलीकॉम, AI और नई तकनीकों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते हुए, जैसे साइबर सुरक्षा और AI पर संयुक्त अनुसंधान केंद्र बनाए जाएंगे। 6G स्टैंडर्ड्स के विकास के लिए भारत और ब्रिटेन मिलकर काम करेंगे। क्वांटम कम्युनिकेशन और समुद्री केबल सुरक्षा पर अनुसंधान बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर ये साझेदारी टेलीकॉम और डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाएगी। इससे भारत की वैश्विक नीति और तकनीकी विकास में भागीदारी मजबूत होगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि देश ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और आर्थिक स्थिरता पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। IMF से सहयोग मिलने के बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी भी 2023 के आर्थिक संकट से जूझ रही है और इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने पाकिस्तान को $500 मिलियन देने का वादा किया है और अगले हफ्ते पाकिस्तान को IMF से $1 बिलियन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार ग्रीन पांडा बॉन्ड जारी करने की भी योजना बना रही है, जिससे चीन की मुद्रा युआन में निवेश आकर्षित किया जाएगा। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI का प्रमुख नियुक्त किया गया है? काश पटेल, तुलसी गबार्ड, विवेक रामास्वामी या फिर अजय बांगा? अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव यूनेस्को द्वारा पेश किया गया था। 2025 के लिए इस दिन की थीम सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे रखी गई है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? सही जवाब है मध्य प्रदेश यानी कि विकल्प ए। और दूसरा प्रश्न था, दिनेश खारा समिति का संबंध है इंश्योरेंस सेक्टर, हरित ऊर्जा, कर सुधार या फिर मौद्रिक नीति से?
सही जवाब है विकल्प ए यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर से। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। नमस्कार।